नमस्कार दोस्तों, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत की जलवायु को 4 विभिन्न ऋतुओं में जो बांटा गया है, जिसके संदर्भ में पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। पिछली क्लास में शीत ऋतु के संदर्भ में दिसंबर से फरवरी अर्थात शीत ऋतु का जो समय बताया गया है, दिसंबर से फरवरी शीत ऋतु के संदर्भ में हम पिछली क्लास में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का जो समय बताया गया है, मार्च से मध्य जून तक का जो समय है वो किस रूप में जाना जाता है, ग्रीष्म ऋतु के रूप में जाना जाता है। पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रत्येक जो ऋतु है, उस प्रत्येक ऋतु में तापमान, वायुदाब, पवने, इनकी जो मात्रा है, यानी तापमान की, वायुदाब की, पवनों की और वर्षा की, ये मात्रा क्या होती है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात तापमान, वायुदाब, पवने और वर्षा, हर ऋतु में तापमान में, वायुदाब में और पवनों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। आज हम बात करते हैं किस ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब ग्रीष्म ऋतु की बात आ रही है, समय आ रहा मार्च से मध्य जून का, तो इस समय अपन ये कह सकते हैं कि भारत में टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। और उसका प्रमुख जो कारण है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच ये 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर क्या है, कर्क रेखा। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पे क्या है, मकर रेखा। अब अपन देखें, कल भी पढ़ा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। तथा अपन बात करें तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की क्या होती है, रात। इसके बाद में अपन बात करें मार्च के बाद में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर क्या होता है, लंबवत होता है, जिसके कारण यानी ये कह सकते हैं कि जून के महीने में सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर क्या होता है, लंबवत चमकता है। और 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर क्या होता है, लंबवत चमकता है। तो अपन बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की, और ग्रीष्म ऋतु का जो समय बताया गया है मार्च से लेकर मध्य जून तक। अब अपन बात करें मार्च से मध्य जून तक, यानी मार्च के बाद में आप देख सकते हैं सूर्य धीरे धीरे क्या होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकना प्रारंभ कर देता है। अब जब सूर्य क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध की ओर उन्मुख होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और भारत जो है, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तरी गोलार्ध में या फिर भारत में टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। पहला कारण आप ये कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का उत्तरायण होना, क्या होना, उत्तरायण होना, जिसके कारण उत्तर भारत में या भारत में टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी पर बात करें तो समुद्र से क्या होना, दूरी होना, समुद्र से दूरी। उत्तर भारत जो है वो हिंद महासागर से क्या है, अधिक दूर। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्रति चक्रवातों के कारण, यानी ये कह सकते हैं कि ग्रीष्म
ऋतु में प्रति चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं? प्रति चक्रवात आते हैं, और प्रति चक्रवातों के आने के कारण उत्तर भारत में टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये है, यानी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में तापमान बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है, किस कारण से उत्तर भारत में टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो 3 मुख्य कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है उत्तरायण होता है, दूसरी बात समुद्र से दूरी, तीसरी बात ग्रीष्म ऋतु में प्रति चक्रवातों के आने के कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान लगभग अपन बात करें तो यहाँ ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में टेम्परेचर लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। और दक्षिण भारत की बात करें तो सागरीय प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत ये दक्षिण भारत जो है, इस दक्षिण भारत में समुद्री नीचे क्या है? हिंद महासागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में टेम्परेचर अपेक्षाकृत उत्तर भारत की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान रखना, यानी दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में टेम्परेचर कम होता है। उसका प्रमुख कारण है सागरीय प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में टेम्परेचर क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। इस समय समुद्र के निकटवर्ती और पहाड़ी भाग जो होते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं? ठंडे। यानी दक्षिण भारत में जो पहाड़ी पर्वतीय जो भूभाग है इस समय अधिक क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। तो ये तो अपन बात कह सकते हैं किससे संबंधित? ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर से संबंधित। तापमान की यहाँ पे क्या कर ली अपन ने? बात कर ली। अब आगे जो देखेंगे कि वायुदाब और पवनों की स्थिति क्या होती है ग्रीष्म ऋतु में। तो देखो, जब आपने टेम्परेचर के संदर्भ में पढ़ा तो इससे आप ये आकलन लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि तापमान और जो वायुदाब होता है इन दोनों में एक विपरीत संबंध होता है कि जिस क्षेत्र में टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा, वहां वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। और जिस क्षेत्र में टेम्परेचर कम होगा वहां वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। एक तो ये स्थिति पाई जाती है। दूसरी, अपन पवनों की बात करें तो पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तो देखो, यहाँ अपने टेम्परेचर के संदर्भ में ये पढ़ा कि जो उत्तर भारत है वहां टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। यानी उत्तर भारत का ग्रीष्म ऋतु का औसत टेम्परेचर जो बताया गया है वो लगभग कितने डिग्री होता है? 50 डिग्री। जब टेम्परेचर उत्तर भारत में क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, तो यहाँ वायुदाब की स्थिति क्या होगी? यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। अब हम बात करें दक्षिण भारत या हिंद महासागर की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भारत या हिंद महासागर की अपन बात करें तो हिंद महासागर में इस समय क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा? उच्च वायुदाब होता है। अब देखो, दो चीजें, उत्तर भारत में वायुदाब निम्न, दक्षिण भारत में वायुदाब क्या हुआ? उच्च। तो अब पवनें क्या होंगी? प्रवाहित होंगी। किस ओर प्रवाहित होंगी? दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ये पवनें क्या होंगी? प्रवाहित होंगी। तो राजस्थान का मुख्य रूप से आप देखें ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है ये अति निम्न वायुदाब वाला क्या होता है? क्षेत्र बन जाता है। और इस ऋतु में उत्तर भारत में क्या होती हैं? पवनें चलती हैं और उन पवनों को किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु की अगर अपन बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में ये कहें धूल भरी आंधियां या गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी ये तेज आंधियां व उनके साथ साधारण ये कहें वर्षा भी होती है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो इन आंधी तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी। ये पश्चिमी बंगाल हुआ। पश्चिमी बंगाल में इन आंधी तूफान वाली जो हवाएं होती हैं इन हवाओं को
ये कह सकते हैं काल वैसाखी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो अब देखो एक बार यहाँ पवनों की स्थिति ये होगी कि पवनें जो है हिंद महासागर से क्या होंगी, उठेंगी। इस प्रकार से हिंद महासागर से पवनें उठेंगी और किस ओर चलेंगी, उत्तर भारत की ओर चलेंगी। यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें क्या होंगी, प्रवाहित होंगी। अब हम बात करें यहाँ पे वायुदाब और पवनों की बात हो गई। अब बात क्या करते हैं, वर्षा की बात करते हैं। वर्षा की स्थिति किस प्रकार की, इस ऋतु में वर्षा होती है लेकिन अपन ये कहें कि बहुत कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मानसून है उस मानसून का जो आवागमन होता है, आगमन जो होता है वो कब होता है, 1 जून, या ये कह सकते हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारत में केरल तट के ऊपर सबसे पहले क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। तो इस ऋतु में वर्षा होती है लेकिन बहुत कम वर्षा इस ऋतु में होती है। पश्चिमी बंगाल में इन काल वैसाखी तूफानों के साथ क्या होती है, वर्षा होती है। अर्थात वर्तमान में ये बात करें कि पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में क्या होती है, तूफानों के साथ वर्षा होती है। और वर्तमान समय में भी आप देखें न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो वर्तमान समय में भी, क्योंकि ये अगर हम बात करें मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय पश्चिमी बंगाल में तूफान आया हुआ है और उस तूफान के साथ क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो अपन बात करें पश्चिमी बंगाल में तूफानों के द्वारा क्या होती है, वर्षा होती है। और उस वर्षा को अपन किस नाम से जानते हैं, काल वैसाखी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पश्चिमी बंगाल में तूफानों के द्वारा जो वर्षा होती है उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत में जो ये मालाबार तट है, कौन सा तट है, ये अपन कहें गोवा से लेकर इधर तमिलनाडु वाला ये जो भाग है यहाँ पे है। पिछली क्लास में पहले आपने पढ़ा है मालाबार तट के बारे में। तो ये जो मालाबार तट है इस मालाबार तट के पास होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा से क्या हो, उस वर्षा को अपन ये कह सकते हैं आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा अर्थात भारत में जो मालाबार तट है उस मालाबार तट पर ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा से यहाँ पर क्या है, आम के बागान हैं और आम के बागानों में ये जो वर्षा होती है वो बहुत लाभदायक वर्षा होती है। यहाँ पर आम जो है वो जल्दी पककर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मालाबार तट पर होने वाली जो वर्षा होती है उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। साथ ही अपन कहें जो कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं उन कहवा उत्पादक क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है, फूलों की बौछार कहा जाता है। तो याद रखना कहवा उत्पादक क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा को फूलों की बौछार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो कहवा उत्पादक क्षेत्र होते हैं वहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण वहां जो फूल वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, पंखुड़ियां खिल जाती हैं, जिसके कारण इसे क्या नाम दिया गया है, फूलों की बौछार के नाम से जाना जाता है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, असम में तूफानों के साथ क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में ओलावृष्टि होती है। अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, असम, यहाँ पर इस ऋतु में कुछ वर्षा होती है लेकिन ये जो वर्षा होती है वो किस रूप में होती है, ओलावृष्टि, यानी वर्षा के साथ क्या होते हैं, ओले वगैरह गिरते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी बंगाल में आंधी तूफानों से जो वर्षा होती है उस वर्षा को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में जो मालाबार तट है उस मालाबार तट पर जो वर्षा होती है उस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और कहवा उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं उन कहवा उत्पादक क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, फूलों की बौछार के नाम से जाना जाता है। अगली ऋतु के बारे में, यानी अगली जो ऋतु होगी वो होगी वर्षा ऋतु।
और वर्षा ऋतु के संदर्भ में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में वर्षा के रूप में आता है। धन्यवाद।